के समय पर यहाँ पर संघर्ष था या नहीं था? आप कहेंगे हाँ, यहाँ पर भैया आपका आंगल आंगल मैसूर संघर्ष ये चल रहा था। अब आंगल मैसूर संघर्ष के चलते हुए उन्होंने चिंता की कि यार मराठे भी हमारे खिलाफ हो गए तो कहीं दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, क्या बोलेंगे, कहीं इससे दिक्कत ना हो जाए। तो इस समय पर था हेस्टिंग्स अंग्रेज। तो हेस्टिंग्स ने दिमाग लगाया थोड़ा सा, हेस्टिंग्स ने सोचा यार इससे तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, दो फ्रंट पे हमको लड़ना पड़ेगा, मैसूर से भी और मराठा से भी। और आपको मैंने बताया था मैसूर वॉर के दौरान कि मराठा कभी इधर शिफ्ट हो जाते थे कभी, इसीलिए ये स्थितियां थी। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि उन्होंने एक काम करा कि एक काम करो तुम मराठों से अभी संधि कर लो और मराठाओं को थोड़ा अपीज करो, उनको थोड़ा शांत करो। तो यहाँ पर एक संधि हुई, नोट करना, 1776 में, 1776 में, अगले ही वर्ष 1776 में, 1776 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि हुई। ठीक है, हेस्टिंग्स को जो खबर पहुंची तो क्या बोलेंगे, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड इन, वाज साइंड इन 1776। अच्छा, इस संधि में क्या कहा फिर हेस्टिंग्स ने आकर के, तो इन्होंने ये कहा कि, क्या कहा कि जो भैया हम रघुनाथ राव का सहयोग नहीं करेंगे, रघुनाथ राव का सहयोग नहीं करेंगे। और जो माधव राव हैं, माधव राव सेकंड को इन्होंने पेशवा एक्सेप्ट कर लिया, को पेशवा माना। ठीक है, एक्सेप्ट माधवा राव सेकंड या कंसीडर माधव राव सेकंड एज ए पेशवा, पेशवा मान लिया, मान लिया। तो इसके पीछे हेस्टिंग्स की चाल क्या थी कि अभी पहले हमको निपटना होगा इन स्थितियों में, सबसे पहले मैसूर को देखते हैं, और जब तक मैसूर से नहीं निपटेंगे तब तक हम मराठाओं की तरफ जो है हमको अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। और सही नीति थी। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, दो फ्रंट पर लड़ना बिल्कुल से एकदम से सही चीज़ नहीं है ना। अब मान के चलो हमको चीन से भी लड़ना, पाकिस्तान से भी लड़ना, तो दो फ्रंट पे एक थोड़ी एकदम थोड़ी ना लड़ेंगे हम। पहले हम पाकिस्तान को निपटाएंगे और धीरे धीरे अपना पीओके लेंगे, फिर वहाँ पर हम बलूचिस्तान को स्थापित करेंगे, बलूचिस्तान की मांग उठेगी, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएंगी कि पाकिस्तान ये कहेगा भाई साहब मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई थी उनके लिए मुझे माफ़ करो। और आप बताइए, मैं तो चाइना के कहने पर उनके बहकावे में आकर के अपना सारा नुकसान कर लिया हूँ, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता कि मैं मानवता की दृष्टि से भारत के प्रति समर्पित रहता, तो शायद मेरी इस जनता के लिए, यहाँ पर जो जनता, और वहाँ की जनता समझ भी रही है पाकिस्तान की। वहाँ आपने देखा ना, वहाँ पर आपका जो लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद में क्या हुआ, तो वहाँ पे लाल मस्जिद के जो मौलाना थे उन्होंने आपका पूछा उनसे, वहाँ पे जो लोग आपका कुरान पढ़ रहे जो आते हैं नमाज के लिए, उन्होंने पूछा भारत पाकिस्तान की वॉर होगी तो कितने लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान का साथ देंगे, तो एक भी हाथ नहीं उठा। अब जनता तो जानती है ना सब कि वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं, तो पाकिस्तान में बहुत हालात ख़राब हैं। इवन एक जो मौलाना थे वहाँ पर पाकिस्तान में, उन्होंने तो एक मस्जिद में कुरान की कसम खा करके ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान का यदि युद्ध हुआ तो वह भारत का साथ देंगे। तो जनता तो समझती है ना, जनता को एक बेहतर सरकार चाहिए, एक ऐसा राजा चाहिए, या पूछे ऐसा एक राजा क्या, ऐसा एक शासक चाहिए, वो किसी भी पद के रूप में हो जो उनको एक बेहतर शासन दे पाए, बेहतर शासन दे पाए। तो माधवराव सेकंड को इन्होंने पेशवा मान लिया और इन्होंने कहा अभी झगड़े की जरूरत नहीं है, अभी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण भी समझिए। कौन है यहाँ पर, हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स है, हेस्टिंग्स। अब ये हेस्टिंग्स बड़ा चालू व्यक्ति था। अब इस हेस्टिंग्स ने कहा कि ठीक है, एक जरूरत तो हमको ये है कि यहाँ पर हमको बिजी होना है। एक दूसरा क्या है कि ये जो अधिकारी मिले थे, ये जो सब लोग मिले थे, या रघुनाथ राव ने जो अंग्रेजों के साथ में सूरत की संधि की थी, तो मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज बंबई में थे या नहीं थे। हमने आपको बताया था कि 1661 में जो पुर्तगाली राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से हो गई थी, युवराज चार्ल्स से, तो उनको आपका 1661 में शादी के बाद में 1668 में बम्बई दहेज में मिल गया था। तो बम्बई उनके पास में है या नहीं है, आप बताएंगे। आप कहेंगे जी भैया बम्बई में तो था उनके पास में। और इधर वॉरेन हेस्टिंग्स किस क्षेत्र में है, वॉरेन हेस्टिंग्स आपका कलकत्ता के क्षेत्र में। वॉरेन हेस्टिंग्स क्योंकि वो वहां पे पोस्टिंग हुई उसकी क्लाइव के बाद में, बीच में कुछ लोग आए और बाद में ये गवर्नर जनरल बना पहला बंगाल का। और इधर क्या है, इधर है आपका बम्बई। अब ये जो रघुनाथ राव गया था, ये गया था बम्बई के अधिकारियों के पास में। अब एकदम से इस बात पे तो हेस्टिंग्स को बड़ा बुरा लगा कि यार बम्बई के अधिकारियों से तुमने बातचीत कर ली तो दूसरा पक्ष इसका ये भी है। उसने कहा ये राइट तो मुझको है,
हमने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया था, तो उसके तहत क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था, आप समझ रहे हैं, इसीलिए क्रम से पढ़ना जरूरी है, इसीलिए हमने पॉलिटी को पहले पढ़ा ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर रहें। तो आप कहेंगे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और हेस्टिंग्स पहला व्यक्ति बना था, तो हेस्टिंग्स के अधिकार जबरदस्त किए गए, बंगाल में आपका बिहार और उड़ीसा को भी उसके अधीन कर दिया गया। आप कहेंगे हाँ, तो असली राइट किसका बनता है, एक ट्रीटी साइन करने का, भारत में जो कुछ भी हो रहा है या कोई बड़ी ट्रीटी है या कोई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है या कोई बिजनेस प्लानिंग है, उन सब के लिए राइट किसके पास होने चाहिए, तो आप कहेंगे भैया हेस्टिंग्स के पास होने चाहिए। लेकिन ये जो आपका सूरत की संधि हुई यहाँ पर, जो सूरत की संधि हुई, ये सूरत की संधि हुई है कब, 1775 में, तो उसने इसको बिल्कुल से बोल दिया कि ये बेसलेस है, इस तरह की संधि का कोई अर्थ नहीं है। और इस तरह से उसने क्या बोला कि भैया हम तो पुरंदर की संधि करेंगे और माधवराव सेकंड को पेशवा मानेंगे। अब मुझे बताओ, ईस्ट इंडिया कंपनी में ही दो फ्रंट बन गए या नहीं बन गए, एक तो बंबई के अधिकारी हो गए जिनकी बात गिरा दी गई, और एक आपका कलकत्ता में हेस्टिंग्स जो आपका वास्तविक अधिकार रखता था, उसने कहा कि भैया हमारे द्वारा जो ट्रीटी साइन होगी वो वैलिड होगी, नहीं तो बाकी सब चीजें बेकार हैं। तो अब गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई, दो चीजें आपको समझनी है कि बंबई और कलकत्ता के अधिकारियों में तनातनी हो गई। एक तो आपका बंबई के अधिकारी थे, बंबई, और दूसरे कहाँ के थे, कलकत्ता। तो ये दोनों के अधिकारियों में क्या हो गई, यहाँ पर एक रिजल्ट निकलता है कि इनके बीच में आपका कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। अब इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो इनके बीच में विवाद हो गए, तो ये मामला गया ब्रिटेन। कहाँ पहुंचेगा, हेडक्वार्टर पहुंचेगा। बोले भैया वहां तो भारत, अब तो आप ये कह रहे हैं कि आपका अमेरिका तो आजाद हो ही चुका है और भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी में दो फ्रंट हो गए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि अमेरिका इसी समय पर, मैंने क्या बोला, यूएसए 1776 में आजाद हो चुका था। अंग्रेजों के सामने बड़ी समस्या थी, ब्रिटेन के सामने, कि भविष्य में कहीं भारत भी आजाद ना हो जाए। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, देखो अभी ऐसा हो सकता है कि तुम तो ये कह रहे हो कि जो मराठा हैं उनके हमको सहयोग की जरूरत है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मराठा तुम्हारा ही सहयोग देंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि मराठा मैसूर के साथ में नहीं मिलेंगे। तो ये बात हेस्टिंग्स से उन्होंने कही। अब ये बात एकदम से सही है भाई, अगर कोई ट्रीटी साइन हो जाने से क्या गारंटी हो जाएगी कि मराठा भविष्य में मैसूर का साथ नहीं देंगे, और उन्होंने दिया भी था कई फ्रंट पर मैसूर का साथ। तो आप कहेंगे हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये देखो कभी भी ऐसा हो सकता है कि भारत में गुट जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं और कहीं ऐसा ना हो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से निकाल फेंके। तो अभी आप एक काम करो, सीधे सीधे मराठाओं से लड़ो, और कैसे भी करके जो व्यक्ति हमारी तरफ आया है, रघुनाथ राघोवा, उसको पेशवा बनाओ, ठीक है। तो क्या काम मिल गया यहाँ से, तो मामला जब ब्रिटेन पहुंचा तो क्या बोले कि भाई राघोवा को पेशवा बनाओ, राघोवा को राघोवा को पेशवा बनाओ, यानी हेस्टिंग्स की जो समझ थी उसको इन्होंने नीचा कर दिया। राघोवा को कैसे भी करके पेशवा बनाओ, कोई युद्ध हो, कोई झगड़ा हो, कुछ भी हो, किसी भी स्थिति। तो भैया जो बंबई की सेना थी, बंबई की सेना थी, एकदम से उसको तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि उन लोगों की बात मान ली गई। तो बंबई की सेना ने क्या किया, यहाँ पे दो वॉर लड़े, तेलगांव मराठों के खिलाफ, तेलगांव तेलगांव लड़ा था 1779 में, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही बंबई की सेनाएं बढ़ी, तेलगांव एक पड़ता था महाराष्ट्र में इलाका, तो वहां पर उनको मुंह की खानी पड़ी अंग्रेजों को। अंग्रेज एकदम से हार गए और अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा। बोले यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहीं पे एक ट्रीटी साइन हुई थी अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, बड़गांव की संधि, और अंग्रेजों ने उस संधि में माफी मांगी थी। तो यानी कि बंबई के अधिकारी निरस्त हो गए। अब ये खबर पहुंची हेस्टिंग्स के पास में कि भाई तुम कुछ करो। हेस्टिंग्स से बोला गया कि भाई लड़ना पड़ेगा। अब हेस्टिंग्स तो मन ही मन क्या सोच रहा है, हेस्टिंग्स तो सोच रहा हमने तो पहले ही कहा था, अभी लड़ने की स्थिति में नहीं हो, दो फ्रंट पे सेनाएं कहाँ से लाओगे, एक जगह मैसूर में और एक जगह यहाँ पर आपका मराठा में, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर हेस्टिंग्स के ऊपर दबाव आता है कि बंबई की सेनाएं तो जो है यहाँ तेलगांव में, बंबई की सेना जो है वो तेलगांव में हार गई है, और उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई है, और शर्मिंदगी में मराठाओं ने उनसे बड़गांव की संधि भी साइन कराई है 1779। तो हेस्टिंग्स चलता है, हेस्टिंग्स इसके लिए योजना बनाता है और वह कहता है कि हम मराठाओं पर दो तरफ से हमला करेंगे। और मराठाओं पर जो उसके हमले हुए वो दो तरफ से हुए। किस तरफ से, एक तो पुणे की तरफ से हेस्टिंग्स ने जो हमला किया आपका पुणे की तरफ से, और एक किया उसने ग्वालियर की तरफ से। तो पुणे वाले हमले में क्या हुआ, बुरी तरह से हार हुई, पुणे की तरफ से बुरी तरह से हार हुई। हाँ, ग्वालियर की तरफ से सफलताएं मिली। ग्वालियर की तरफ से जब सफलताएं मिलती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर ये लोग कहते हैं कि भाई एक काम कर लेते हैं हम,
कि हमको आगे बढ़ना चाहिए और भी, लेकिन मराठा इनकी छोटी छोटी जितनी भी टुकड़ियां थी उन सबको जगह जगह पर हरा रहे थे। यानी हेस्टिंग्स की समझ सही थी या नहीं, आप मुझे बताएं एक बार, आप कितना समझे। सिर्फ एक जगह ग्वालियर में एक छोटी सी टुकड़ी की जीत होती है, नहीं तो बाकी सारे फ्रंट पे मराठा सेनाएं जीतती। तो हेस्टिंग्स सही सोच रहा था, यानी कि अभी मराठाओं से अच्छे संबंध बना लेते। अब संबंध यहाँ भी खराब कर लिए। अब तो एकदम से पुष्टि हो गई कि मराठा तो मैसूर का सहयोगी ही करेंगे। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर हेस्टिंग्स ने कहा कि भैया अब भी टाइम है और संधि कर लो। तो 1782 में फिर अंग्रेजों ने फिर से संधि की। तो याद रख लेना 1782 में सलबाई की संधि हुई, जिसको सालबाई की संधि भी हम सालबाई की संधि हुई। भैया कहानी क्लियर है एकदम से। तो सालबाई की संधि हुई, और अब क्या होगा, क्या बोलेंगे यहाँ पर, सालबाई की संधि हुई, यानी कि हम कहेंगे ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइंड इन 1782। अब इसमें क्या प्रमुख बातें हुई सालबाई की संधि में? अंग्रेजों ने अपनी गलती स्वीकार की और इन्होंने कहा भैया हम तो राघोवा बाघोवा के चक्कर में बेकार पड़ रहे थे। इन्होंने किया कि माधवराव सेकंड, जिसको इन्होंने पुरंदर में संधि में पेशवा माना, को वास्तविक पेशवा माना। भैया यही है पेशवा माना। ठीक है। दूसरी चीज क्या की इन्होंने, राघोवा, अब उसको भी नाराज नहीं कर सकते, उसने कहा यार मैं तुम्हारे पास आया था। राघोवा को पेंशनर बनाया, यानी कि राघोवा को पेंशनर बनाया। लिख लेना, कंसिडर्ड माधवराव सेकंड एज ए पेशवा एंड मेक ए पेंशनर। राघोवा क्या बोलेंगे, राघोवा वाज मेड ए पेंशनर। राघोवा वाज मेड ए पेंशनर। और तीसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण क्या हुई थी, तीसरी चीज हुई थी एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए। जो जहां पर जो भी जीता, एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए। और इस तरह से क्या हो गया कि भैया आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो आपका शांत हो गया। एक दूसरे को क्षेत्र वापस कर दिए, यानी कि ईच अदर्स एरिया वाज रिटर्न्ड। ईच अदर्स एरिया वाज रिटर्न्ड। एक दूसरे को वापस कर। तो क्या बोलेंगे, कभी भी आपसे पूछे सलवाई की संधि, और सलवाई की संधि से क्या हुआ था, आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हो। अंग्रेज यहां पर हार गए मराठाओं से या नहीं, फाइनली आप क्या समझे, यस और नो? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में? तो ये हुई आपका एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन 1782। समाप्ति हो जाती है। अब अंग्रेजों के पास कोई विकल्प नहीं था, मराठाओं के खिलाफ जा नहीं सकते। तो मैंने आपको बताया था सलवाई की संधि में जैसे ही मराठाओं की संधि हो गई अंग्रेजों से, तो अंग्रेज अब तक किसका साथ दे रहे थे? क्योंकि आप समझ गए कि यहां पर अंग्रेजों का संघर्ष चल रहा था आपका किससे, मराठाओं से। तो इसकी वजह से मराठा किसका साथ देने को मजबूर हो गए थे, मैसूर का। लेकिन जैसे ही ये संधि आपका हस्ताक्षरित होती है, तुरंत ही मराठा और निजाम जिस हैदर अली की सहायता कर रहे थे दूसरे युद्ध में, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से 84, उसमें बैकआउट हो जाते हैं, और इसी वजह से हैदर अली की हार होती है। तो हैदर अली की हार का कारण कौन सी संधि बनी थी? सलबाई की संधि बनी थी, क्योंकि फिर आपका उसी युद्ध में पोटरनावा के वॉर में अंग्रेजों ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, और अंग्रेजों ने क्या किया था, आपका हैदर अली को उसी युद्ध में मार गिराया। फिर टीपू सुल्तान चार्ज लेता है। तो ये दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही हैं, जोड़ते हुए देखकर हमेशा चला करो। क्लियर है कहानी? तो अंग्रेज इसके बाद में एकदम से शांत रहते हैं कि हमको अभी निपटना है मैसूर से। और फाइनली मैसूर को कब जीत लिया उन्होंने, बताएं किस वर्ष में? मैसूर को कब जीत लिया? अब तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटी भारतीय इतिहास की इन दिनों में। जैसे कि एक तो मैसूर को फाइनली एक सहायक संधि थोपी टीपू सुल्तान के ऊपर वालेजली ने, लेकिन उसने डिनाई कर दिया, तो कार्यवाही कर दी, और 1799 में टीपू सुल्तान को घेर करके मार दिया गया। तो 1799 में मैसूर को जीत चुके थे, आप कहेंगे हाँ जी भैया। दूसरी घटना क्या है,